हेलो एस्पायरेंट्स, न्यूज़ टुडे के आज के सेशन में आपका स्वागत है। न्यूज़ टुडे के आज के सेशन में हम 28 और 29 दिसंबर की हमारी जो महत्वपूर्ण खबरें रही हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं आज की हमारी महत्वपूर्ण खबरें कौन-कौन सी है। आज हमारी ज़्यादा मेन न्यूज़ नहीं है, 3 मेन न्यूज़ है हमारी जो महत्वपूर्ण है। पहला है भारत में राजनीतिक दलों का जो वित्त पोषण होता है, उससे लेके हाल ही में इलेक्शन कमीशन का एक डाटा है, तो उसके बारे में बात करेंगे और क्या इसमें चुनौतियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आतंकवादी रोधी दस्ते की समान संरचना हाल ही में एक एनआईए की बैठक हुई है, सम्मेलन हुआ है राष्ट्रीय स्तर का। वहां पे ये बात की गई है कि सभी राज्यों में आतंकवादी रोधी जो दस्ते होते हैं, स्क्वाड्स होते हैं, उनकी समान संरचना होनी चाहिए ताकि वर्तमान में जो आतंकवाद का नए नए रूप उभर रहे हैं, उनसे हमारा देश बेहतर तरीके से टैकल कर पाए। अगला है विकसित भारत के लिए मानव पूंजी। ये भी हाल ही में मुख्य सचिव जो होते हैं सारे स्टेट्स के, उनका एक सम्मेलन हुआ है। उसमें ये बात निकल कर आई कि विकसित भारत के लिए मानव पूंजी को हम कैसे विकसित कर सकते हैं या कैसे डेवलप कर सकते हैं ताकि 2047 तक भारत को जो विकसित बनाने का लक्ष्य है, उसको प्राप्त किया जा सके। साथ-साथ में हमारी कुछ शॉर्ट न्यूज़ होंगी, जो प्री के काम की होती है, जैसे कि प्रगति प्लेटफ़ॉर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण जो है, इसमें हाल ही में कुछ सदस्यों की नियुक्ति की गई है, उसके बारे में बात करेंगे। वागशीर क्या है? पनडुब्बी है भारत की, उसके बारे में बात करेंगे। नरसरपुरम लेस क्या है? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली मुख्य खबर से। आज की हमारी पहली मुख्य खबर है राजनीतिक दलों का वित्त पोषण। देखिए, अगर आपको याद होगा, हमने एक वीकली राउंडअप में भी और पिछले वीक में एक न्यूज़ डिस्कस करी थी, इलेक्टोरल ट्रस्ट को लेकर कि 2013 में भारत सरकार ने इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाया था ताकि राजनीतिक दल जो है, उनके जो फंडिंग होती है, उसको पारदर्शी बनाया जा सके और जवाबदेही बनाया जा सके। हाल ही में 1 साल, डेढ़ साल पहले ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, इस बीच में भारत सरकार एक प्लान लेके आई थी कि राजनीतिक दलों का वित्त पोषण होगा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। परंतु इस इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। फिर जो है 2013 में जो इलेक्टोरल ट्रस्ट वाली जो वापस से योजना लाई गई थी, उससे वापस से पिछले 1 साल में राजनीतिक दलों की फंडिंग हो रही है। तो हाल ही में निर्वाचन आयोग ने ये बोला कि इलेक्टोरल ट्रस्ट को प्राप्त जो धन था, उसकी वार्षिक रिपोर्ट जारी करी और उसमें ये बात निकल कर आई कि जो सत्ताधारी दल है, जो बैठा हुआ है, रूलिंग पार्टी है, उसको सबसे ज्यादा एक तरह से चंदा प्राप्त हुआ है। ठीक है? तो ये जो न्यूज़ है, एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे पॉलिटी और गवर्नेंस के लिहाज से। आप ऐसे में भी इसको काम में ले सकते हैं, अगर ऐसे कोई पॉलिटिकल लेके अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, साथ-साथ में आपकी पेपर 2 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है ना? राजनीतिक दलों के वित्त पोषण से जुड़े मुद्दे क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, राजनीतिक दलों का जो वित्त पोषण है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पारदर्शिता की कमी और अनामता यानी कि एनोमिनिटी है। पारदर्शिता की कमी कैसे है? जैसे कि एसोसिएशन ऑफ फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो है, एक गैर लाभकारी संगठन है, वो ये बात करता है कि 2004 से 5 और 2023-24 के बीच में 6 बड़े जो राष्ट्रीय दल है, जिनको राष्ट्रीय दलों की मान्यता प्राप्त है, उनको अज्ञात स्रोत, मतलब कोई पता नहीं है उसका, इलेक्शन कमीशन को भी उसकी जानकारी नहीं है, लगभग 19,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। मतलब एक बहुत बड़ी राशि है। तो राजनीतिक दलों को जो चंदा मिल रहा है, उसमें पारदर्शिता की कमी बहुत ज्यादा है। कौन उनको चंदा दे रहा है, नहीं दे रहा है, पता ही नहीं लग रहा है, एनोनिमिटी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे जो बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स कंपनियां होती है, वो राजनीतिक दलों को बैकएंड से पैसा रहती है और फिर अपने हक में नीतियां बनवाती है, प्लान एंड पॉलिसी करवाती है। तो पारदर्शिता की कमी है और एनोनिमिटी है बहुत बड़ी मात्रा में, ऐसा निकल कर आया है एडीआर की रिपोर्ट में। अगला क्या है? असमान अवसर। असमान अवसर ये है कि देखिए, जो राजनीति अभी, अगर आपने इलेक्शन के टाइम पे कभी नोट किया होगा कि जो इलेक्शन के खर्च की जो सीमा रखी जाती है, वो जो कैंडिडेट खड़ा होता है उसके लिए रखी जाती है। परंतु राजनीतिक दल जो है, वो कितना खर्च कर सकते हैं, कितना नहीं खर्च कर सकते, इसके बारे में कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। तो राजनीतिक दल जो चुनाव जो है, जनरली उन दलों के पक्ष में ज्यादा झुक जाता है जिनके पास व्यापक वित्तीय शक्ति होती है और इससे कमजोर दलों के लिए बाधाएं पैदा होती है। जिसको ऑब्वियसली, जिसके पास ज्यादा फंडिंग होगी, ज्यादा पैसा होगा, वो चुनाव में, आपने सुना ही होगा कि धन बल, बाहुबल, इन सब का उपयोग भारत के चुनावों में जनरली होता रहता है ना। तो एक जो राजनीतिक दलों के चुनाव में कितना खर्च करना है, इसके लिए सीमा आरोपित नहीं है। तो जिन दलों के पास पैसा ज्यादा है, वो ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। कॉर्पोरेट का प्रभाव और गठजोड़, ये बात करें कि वर्तमान में जो राजनीतिक दल है, वो काफी हद तक, देखिए, शेल कंपनियां बनाता है अलग अलग। अब ये जब इलेक्ट्रल बॉन्ड योजना भी चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत टिप्पणी करी थी और कुछ जो स्वतंत्र पत्रकार है, उन्होंने भी ये बात करी थी कि राजनीतिक दल को जो मैक्सिमम जो चंदा मिलता है, वो कॉर्पोरेट से प्राप्त होता है। और कॉर्पोरेट से जब प्राप्त होगा, देखिए, कोई भी कंपनी जो है, अगर
वो किसी राजनीतिक दल को चंदा दे रही है, तो वो उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट तो एक्सपेक्ट करेगी ही सही ना। तो अब उनके हिसाब से फिर नीतियाँ, प्लान्स एंड पॉलिसी बनाई जाती है। चुनावी बॉन्ड मामला जो था 2024 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि इसे क्विड प्रो को क्यों, दान के बदले लाभ जो है संस्थागत भ्रष्टाचार का उदाहरण है। मतलब अगर आपको कोई दान दे रहा है, आपको फंडिंग कर रहा है, तो आप उसको फिर अगर कुछ लाभ प्रदान करेंगे, तो ये संस्थागत भ्रष्टाचार का एक रूप है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इलेक्टोरल बॉन्ड योजना में ये बात मानी थी। तो कॉर्पोरेट्स का गठजोड़ भी देखने को मिलता है भारत के जो राजनीतिक दलों को फंडिंग होती है उसमें। अगला बात करते हैं, अब भारत में राजनीतिक दलों के जो वित्त पोषण है, उसके क्या तंत्र है, बाकी सुझाव तो हम लोग बाद में देखते हैं। तो देखिए, कानूनी प्रावधानों की अगर बात करी जाए, तो वित्त पोषण को मुख्य रूप से भारत में 3 कानून है। एक तो आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का, उसके तहत एक इनकम टैक्स एक्ट है भारत सरकार का 1961 का, और कंपनी अधिनियम 2013 का। इसके तहत इसको विनियमित किया जाता है भारत में जो चंदा दिया जाता है फंडिंग को ना। व्यक्तिगत दान की अगर बात करें, जैसे कि मैं देना चाहूँ किसी राजनीतिक दल को, मेरी वैसे तो इतना पैसा नहीं है मेरे पास, परंतु मैं देना चाहूँ, तो अगर सरकारी कंपनियों से दान को छोड़कर स्वैच्छिक दान स्वीकार कर सकते हैं। अगर जैसे ये है कि उन्हें, अगर इसमें मैं पैसे दे रहा हूँ, तो अगर 20,000 से अधिक पैसे देता हूँ, तो मुझे चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा ये बात कि मैंने 20,000 से ज़्यादा पैसा इस फलाना राजनीतिक दल को दिया है। या फिर अगर मैं 2,000 से ज़्यादा का रुपया देता हूँ, तो मुझे चेक या फिर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करना पड़ेगा, मैं कैश में नहीं दे सकता। ठीक है? तो 20,000 से ज़्यादा दे रहा हूँ, तो मुझे इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करना पड़ेगा। 2,000 से ज़्यादा दे रहा हूँ, तो फिर मुझे चेक या फिर कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करना पड़ेगा, मैं कैश में नहीं दे सकता। चुनावी ट्रस्ट जो है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, 2013 में बनाया गया था। ये चुनावी ट्रस्ट जो होते हैं, लोगों और कंपनियों जो होती है, उनसे ट्रस्ट फंडिंग इकट्ठा करते हैं और फिर राजनीतिक दलों को बाँटते हैं। हमने परसों भी चर्चा करी थी इस बारे में, सैटरडे को, कि इनके पास जितना पैसा आता है, उसका 95% जो पैसा है, वो राजनीतिक दलों को देना अनिवार्य होता है। अगर आपको नहीं पता, तो आप सैटरडे वाले उसमें देख सकते हो, वीकली राउंड अप, है ना? अब हम लोग देख लेते हैं आगे की राह क्या होगी, जो भारत में जो राजनीतिक दलों को जो फंडिंग होती है, उसमें पारदर्शिता और जवाबदेहिता लाने के लिए। तो अगर हम लोग बात करें कि सार्वजनिक वित्त पोषण को बढ़ावा देना है, इंद्रजीत गुप्ता समिति बनी थी 1998 में। उसने ये बोला कि सरकार के माध्यम से राजनीतिक दलों को फंडिंग प्रदान की जाए, ताकि उसमें कहीं न कहीं एक तो पारदर्शिता आ सके और सभी राजनीतिक दल जो है, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। अगला बात करते हैं, राष्ट्रीय चुनाव कोष की स्थापना। ये क्या है? व्यक्तियों और कंपनियां जो होती है, उनको अपना दान एक साझा कोष के माध्यम से देना चाहिए, जिसके बाद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से राजनीतिक दलों को आवंटित किया जाए। मतलब ऐसे एक कोष बना दिया जाए, इसमें व्यक्ति भी दे दे और कंपनियां भी इसमें सारा दान दे दे राष्ट्रीय कोष में, और फिर इसके माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से विभिन्न जो राजनीतिक दल है, स्टेट स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त, उनको धन दिया जाए। अगला क्या है? चुनाव प्रचार पर सीमा यही करना। देखिए, एक चुनाव जो हो रहा है, उस पे कितनी सीमा, कितना पैसा खर्च किया जा सकता है, इसके लिए एक सीमा तय की जानी चाहिए, है ना? क्योंकि चुनावी खर्च आपने भी देखा होगा, भारत में जब चुनाव होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा खर्च होता है। अभी जो कैंडिडेट खड़ा होता है, जो मैंने बताया था, जो कैंडिडेट खड़ा होता है, उसके लिए तो सीमा लागू है, परंतु कहीं न कहीं जो राजनीतिक दल है, उनके लिए नहीं है। तो उनके लिए भी बनाई जाए कि वो चुनाव में कितना पैसा खर्च कर सकते। ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, सवाल आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अगेन बोल रहा हूँ, पेपर 2 में आपके ना। नेक्स्ट बात करते हैं, आतंकवाद रोधी दस्ते की समान संरचना, यानी कि एटीएस जो होती है, स्टेट स्तर पर होती है एटीएस, आपने सुना होगा, मूवीज में भी देखा होगा। तो हाल ही में एनआईए जो है, एनआईए का एक राष्ट्र सम्मेलन आयोजित हुआ। उसमें ये था, बात ये निकल के कि आतंकवादी रोधी सम्मेलन 2025 जो हुआ है एनआईए का, उसमें ये बात निकल कर आई कि देश भर में जितनी भी एटीएस है, उनकी एक समान संरचना होनी चाहिए। अब एक समान संरचना होने से होगा क्या? देखिए, अगर एक समान संरचना होगी, खुफिया तंत्र को शेयर करने की, उनके पास हथियारों की एक एसओपी होगी, मानक पुस्तिका होगी, तो क्या होगा? बेहतर तरीके से रिएक्ट कर पाएंगे। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि एनआईए ने समान एटीएस रूपरेखा विकसित करके उसे राज्य पुलिस के साथ साझा किया। मतलब एनआईए ऑलरेडी बना चुका है एक रूपरेखा, और उसने राज्य पुलिस बल जो है, उनके साथ साझा कर चुका है। एनआईए का अगदन अपराध पुस्तिका, यानी कि क्राइम मैनुअल उसने बनाई है। संगठित अपराध नेटवर्क डाटाबेस उसने बनाया है, कैसे काम करता है, और बरामद हथियारों का डाटाबेस भी जारी किया है, एनआईए का जो सम्मेलन हुआ था। अब ये देखते हैं कि जो अगर समान एटीएस होगी तो क्या होगा। देखिए, हाल ही में क्या हो रहा है, आतंकवाद की जो बदलती प्रकृति है, आतंकवाद का जो रूप है, वो बहुत तेजी से बदल रहा है ना? आतंकवाद
जो है अधिक जटिल हो रहा है, सीमा पार और प्रौद्योगिकी आधारित होता जा रहा है। पता ही नहीं लगता अभी दिल्ली में जो लाल किला के पास बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें पता ही नहीं लगा, क्योंकि एक व्हाइट कॉलर आतंकवाद का भी एक कॉन्सेप्ट आया, डिस्कस किया है हम लोगों ने सारी चीजें। अगर आप न्यूज़ टुडे डेली देखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो व्हाइट कॉलर आतंकवाद आया है। तो अब ये हो रहा है कि आतंकवाद का स्वरूप जटिल होता जा रहा है। वो भी काफी टेक्निक का यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। तो हमारे जो एटीएस है, राज्य पुलिस बल है, उनको भी धीरे धीरे आधुनिक होना पड़ेगा, एक समान संरचना उन्हें अपनानी पड़ेगी। आतंकवादी अब जैसे एआई, ब्लॉकचेन इत्यादि तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। राज्यों की रूपरेखा में एकरूपता और मानकीकरण, मतलब ये होगा, देखिए अगर समान एसओपीज होगी, है ना, राज्यों की, तो राज्यों में आतंकवाद से निपटने के लिए तरीके से तैयारी, त्वरित प्रत्युत्तर किस प्रकार से किया था सुनिश्चित होगा ही, है ना। इसे जांच से लेकर अभियोजन तक चलाना और प्रति कार्रवाई करना शामिल है। मतलब अगर राज्यों में ऐसा सब कुछ होगा, अगर एक समान एटीएस की संरचना रहेगी, तो देखिए कोई भी खुफिया सूचना है तो उस पर एक्ट कैसे करना है पता लगेगा। आतंकवादी कार्रवाई हो गई है तो रिएक्ट कैसे करना है, अभियोजन कैसे चलाना है, अगर एक समान संरचना होगी तो होगा। अभी वर्तमान में क्या है कि भारत में पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। अब पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है, तो कुछ कुछ राज्यों में पुलिस की संरचना अलग अलग होती है। तो आतंकवाद के लिए एक राष्ट्रवाद भी समस्या है, और आतंकवादियों का गठजोड़ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, आधुनिक तकनीकें अपना रहे हैं। तो राज्य पुलिस को भी एक रूप ढांचा आतंकवाद के सेंस में अपनाना होगा, है ना। सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार होगा इससे। राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसी जैसे एनआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रो, ऐसी जैसी खुफिया संस्थाएं जो भारत की है, उनके बीच में बेहतर समन्वय सुनिश्चित हो पाएगा अगर एक समान रूपरेखा रहेगी तो, है ना। कार्य संचालन में दक्षता होगी अगर एक समान प्रशिक्षण होगा, है ना, डेटाबेस होगा, प्रौद्योगिकी का उपयोग होगा समान तरह के, तो सभी एजेंसियों में समान क्षमता निर्माण होगा। ऐसा नहीं, देखिए ये जिम्मेदारी ऐसा नहीं है कि जहां पे टेरर अटैक होते हैं या फिर ज्यादा वनरेबल है, उन्हीं राज्यों में ये सब किया जाए, अन्य राज्यों में भी करने की आवश्यकता है समान एटीएस की संरचना, या फिर आतंकवाद रोधी जो दस्ता है उसको उन्नत करने की, क्योंकि ये बड़ी समस्या है देश के लिए, है ना। तो ये चार चीजों से हम लोग मान सकते हैं कि अगर समान एटीएस की संरचना होगी तो फायदा होगा आतंकवाद से निपटने के लिए। अब वर्तमान में हमारे देश में क्या रूपरेखा है इसके लिए, तो देखिए राष्ट्रीय स्तर पर अगर एजेंसी की बात करें तो एनआईए हमारे पास, जिसका गठन हमने 2008 में बॉम्बे अटैक के बाद किया था, कि आतंकवाद से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए या फिर जांच करने के लिए एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हमने बनाई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी है हमारे पास, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी, है ना। तो एनएसजी क्या त्वरित प्रतिक्रिया करती है अगर कहीं भी आतंकवादी गतिविधि होती। इंटेलिजेंस ब्यूरो तो है ही सही हमारे पास, जो कि खुफिया आंतरिक रूप से देश के अंदर खुफिया संरचना या फिर जो खुफिया सूचनाएं जो होती है उसको एकत्रित करती है। राष्ट्रीय डाटाबेस की अगर बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है, होम मिनिस्ट्री ने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जो है, एक नेट ग्रिड वो बनाया है। अब ये नेट ग्रिड में क्या रहता है, देखिए सारी खुफिया सूचनाएं रहती है इसमें और डाटा रहता है, ताकि जो है वो राज्य एजेंसियां और ये विभिन्न खुफिया एजेंसियां इनके साथ साझा किया जा सके और त्वरित कार्रवाई हो सके ना। तो एक डाटाबेस ऑलरेडी बनाया हुआ। मादक पदार्थों से जुड़े अपराधियों का राष्ट्रीय एकीकृत डाटाबेस। अब देखिए क्या होता है, आतंकवादी जो होते हैं ना, वो फंडिंग चैनल यूज करते हैं, किसका, आपका मादक पदार्थों की तस्करी से जो पैसा आ रहा है उसको आतंकवाद में उपयोग करते हैं। और आतंकवादियों का जो लॉजिस्टिक चैनल होता है उसको ये ड्रग्स की तस्करी वाले यूज करते हैं अपने सामान इधर उधर पहुंचाने के लिए। तो इनके बीच में एक गठजोड़ रहता है, उस गठजोड़ को तोड़ने के लिए हमने एक अलग से राष्ट्रीयकृत डाटाबेस बनाया हुआ है, किसका, मादक पदार्थों से जुड़े अपराधियों का, ठीक है। इंटरनेशनल स्तर पर क्या हो रहा है, हाँ इंटरनेशनल नहीं, आतंकी गतिविधियों को वित्त पोषण। अब देखिए उसको वित्त पोषण नहीं, अगर पैसा नहीं होगा तो आतंकवादी कैसे गतिविधियां कर पाएगा। तो एनआईए के अंतर्गत आतंक का वित्त पोषण और जाली मुद्रा कोष, टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल जो है, ये हमने एनआईए के अंतर्गत बनाया है, ताकि देखिए फेक करेंसी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फेक करेंसी जो होती है और भारत में जनरली नेपाल के रूट से भारत में फेक करेंसीज आती हैं, पहले तो बहुत आया करती थी, अभी हाल की स्थिति कुछ ना कुछ तो होती होगी। तो उस फेक करेंसी के माध्यम से टेरर फंडिंग करी जाती है। आपने हाल ही में एक बड़ी मूवी आई है धुरंधर, उसमें देखा होगा तो बताया गया है, वो रूट पूरा बताया गया है उसमें ना कि कैसे आती है। तो टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल हमने बनाया है एनआईए के अंतर्गत, ताकि जो है टेरर की फंडिंग रोकी जा सके। अगला क्या है, होम मिनिस्ट्री में अगेन हमने आतंकवाद वित्त पोषण निपटान सेल जो है एक बनाया है, कॉम्बेटिंग टेरर फाइनेंसिंग, क्योंकि अगर आपको फाइनेंस रोक देंगे टेररिज्म का, तो बहुत ज्यादा आप सफल हो सकते हैं टेररिज्म को रोकने के लिए।
तो हमने वित्त पोषण को रोकने के लिए भी एनआईए भी काम कर रहा है, होम मिनिस्ट्री भी काम कर रही है और हमारे यहाँ पे देश में काफ़ी सारी खुफिया और राज्य पुलिस बल की संरचना भी विद्यमान है। तो ये जो टॉपिक है आपका सिक्योरिटी जो है, उसके लिए थोड़ा-सा काम करेगा, है ना? अब विकसित भारत के लिए मानव पूंजी, नेक्स्ट हमारी न्यूज़। तो हाल ही में मुख्य सचिवों का सम्मेलन हुआ, वहाँ पे इस बारे में बात हुई कि विकसित भारत के लिए जो मानव पूंजी है, उस पे डिस्कशन किया गया। तो हम भी बात करते हैं, हम भी डिस्कस कर लेते हैं। अब मानव पूंजी वास्तव में क्या है? तो ओईसीडी जो एक संगठन है, वो ये बोलता है कि मानव पूंजी ये कि जो लोग हैं, उनमें निहित एक तो ज्ञान हो गया, उनमें कोई स्किल हो गई या फिर कोई अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं का भंडार। मानव पूंजी क्या है? जैसे मैं हूँ, है ना? मेरे अंदर कोई ज्ञान हो गया, मेरे अंदर कोई स्किल हो गई या फिर कोई अन्य ऐसी विशेषता हो मेरे अंतर्गत जो कि हमें उत्पादक बनने में मदद करती है या फिर हमें दक्ष बनाने में मदद करती है। वो क्या होती है? मानव की पूंजी होती है। अगर इसे मैं पढ़ूंगा तो हाईली स्किल्ड रहूंगा तो मुझे बेहतर जॉब मिल सकती है ना? मैं बाहर जा सकता हूँ, कुछ इनोवेशन कर सकता हूँ, है ना? साथ-साथ में अगर मैं स्वस्थ रहूँगा तो मेरी दक्षता ज़्यादा रहेगी। अगर मैं दिन भर बीमार पड़ा रहूँगा, हर हफ्ते, 2 हफ्ते में बीमार हो जाऊँगा, तो मेरी दक्षता नहीं हो पाएगी। तो यही है कि मानव पूँजी जो है, वो उसका अर्थ ये है कि हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, रोजगार सबके स्तर पर हमारे जो लोग हैं, उनका फ़ायदा लोगों फ़ायदा तो उठाना नहीं बोलेंगे, उनको लाभदायक चीज़ों में लगाना है ताकि हमारे देश आगे बढ़ सके और 2047 तक हम लोग विकसित भारत का जो सपना है, उसको प्राप्त कर सकें। अब बात करते हैं, मानव पूँजी का महत्व क्या है ना? तो देखिए जनसांख्यिकी लाभांश की हम लोग बहुत टाइम से बात कर रहे हैं। हमारे पास अभी युवा वर्ग जो है, जो कार्यशील जनसंख्या होती है 15 साल से 59 इयर्स, क्योंकि 60 साल के बाद हम लोग मानते हैं कि भारत में रिटायर हो जाते हैं, सरकारी नौकरी में भी जनरली यही है। तो वर्तमान में लगभग 60% जो जनसंख्या है भारत की, वो कार्यशील है। मतलब हमारे यहाँ पे एक बड़ा वर्क फोर्स है वर्तमान में, है ना? जो कि ये बात करी जा रही है कि 2030 तक अपने मैक्सिमम लेवल पर होगा 68.9%, मैक्सिमम ये होगा हमारे इस। तो हमें ये जो हमारा जनसंख्या की लाभांश है, हमारे यहाँ पे उत्पादक जनसंख्या है जो कार्यशील है, उसका उपयोग करना है तो हमें मानव पूंजी होनी चाहिए हमारे यहाँ, है ना? आर्थिक विकास के साथ सहसंबंध, मतलब मानव पूंजी सिद्धांत के अनुसार जैसे शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, कार्यबल की दक्षता में सुधार लाता है। मतलब ये है कि अगर आपके जो कार्यबल है 59 से 15 से 59 वाला, अगर वो शिक्षा प्राप्त होगा, कौशल उसके पास होगा, अगर उसके पास स्वास्थ्य होगा बेहतर, तो वो देश के आर्थिक विकास में उत्पादक तरीके से योगदान कर पाएगा। ठीक है? नवोन्मेषी यानी कि इनोवेटिव इकोनॉमी, अगर कोई मानव पूंजी से युक्त है कोई देश, तो वहां पर इनोवेशन होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप होगी, टेक्नोलॉजी होगी, को अपनाने में सक्षम बनाती है। अगर ऐसा होगा तो हम अनुसंधान, उद्यमिता और प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ पाएंगे। अगला क्या है? साथ ये स्टार्टअप, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार, यूपीआई आदि तथा एआई एवं हरित ऊर्जा जैसी उभरती प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपका कार्यशील जनसंख्या जो है, अगर वो ट्रेंड है, स्किल्ड है, रोजगार प्राप्त कर रही है और बेहतर तरीके से काम कर रही है, दक्ष तरीके से, तो आपके देश में एक इनोवेशन का कल्चर बढ़ेगा, स्टार्टअप्स बढ़ेंगे, रोजगार जनरेट होंगे, आर्थिक विकास होगा, आर्थिक समृद्धि होगी, सब कुछ होगा। परंतु हमारे यहाँ पे पहले सबसे पहले मानव पूंजी का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। परंतु हमारे यहाँ पे कुछ कमियां हैं, मानव पूंजी को लेकर चुनौतियां हैं। जैसे कि निम्न स्तरीय बुनियादी साक्षरता और संख्या कौशल, मतलब बुनियादी साक्षरता हमारे देश में काफी कम है। जैसे कि एक परख प्लेटफॉर्म बनाया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। अब इसकी फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो परख जो था, उसका जो रिपोर्ट आया, उसमें ये बोला गया कि 2024 के अनुसार, मतलब 2024 में जो रिपोर्ट आई कि कक्षा 5 के छात्रों में गणित में केवल 46% दक्षता है। मतलब हमारे यहाँ पे जो कक्षा 5 के छात्र है, वो कितने दक्ष है गणित में? केवल 46%। तो ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना? तो हमारे यहाँ पे जो निम्न स्तरीय बुनियादी साक्षरता है लोगों में, और संख्या कौशल जो है वो काफी कम है। ऐसे परख की रिपोर्ट बोलती है। स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने यानी कि ड्रॉप आउट रेट जो है भारत में वो काफी ज्यादा है। जैसे कि माध्यमिक स्तर की अगर बात करें, तो ड्रॉप आउट रेट भारत में लगभग 10.9%, यानी कि लगभग लगभग 11% के आसपास है, और महिलाएं तो और भी ज्यादा छूटती है। ठीक है? स्कूली शिक्षा के कम अनुमानित वर्ष, मतलब स्कूली शिक्षा में कम टाइम व्यतीत कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स। भारत में स्कूली शिक्षा में लगभग 13.3 वर्ष, जबकि विकसित देशों में 18 वर्ष लोग वहां पर व्यतीत कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज है शुरुआत से ही, वो
स्कूली शिक्षा में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, संख्यात्मक मानक में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अगर वो शुरुआती वर्षों में ही पिछड़ा रहेगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे और ना? आगे स्किल्ड और हायर एजुकेशन, ट्रेनिंग, है ना? ये कैसे कर पाएँगे? साथ-साथ में स्वास्थ्य में भी अपने आप में समझते हैं, स्वास्थ्य यहाँ पे तो लिखे नहीं है, स्वास्थ्य में भी हम लोग देखते ही हैं कि भारत के जो वो एक हंगर इंडेक्स आता है, उसमें भारत की रैंक हमेशा 100 से ऊपर रहती है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, उनमें हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? बुनियादी शिक्षा को मजबूत करना, यानी कि बेसिक एजुकेशन जो है उसको बहुत मजबूत करना, यानी कि अब बेसिक एजुकेशन मजबूत होगी तो शुरुआत से ही आप नींव मजबूत कर रहे हैं, ठीक है? अब उसकी नींव मजबूत करने के लिए निपुण भारत एक अभियान चलाया हुआ है। बाल वाटिका है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा को विस्तार करना। प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा मतलब 6 साल से पहले के बच्चे जो होते हैं, बाल वाटिका मतलब जो बच्चा है छोटा वाला, अगर वो एक फॉर्मल एजुकेशन में नहीं गया उस टाइम पे शुरुआत में, तो उसको कम से कम थोड़ा बहुत तो कुछ तो सिखाया जाए। निपुण की अगर बात करी जाए तो देखिए निपुण यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। निपुण से आशय बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई प्रवीणता हेतु राष्ट्रीय पहल, यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, पढ़ने में, है ना, विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी कि आप तो रीडिंग में एक तो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए और न्यूमरेसी यानी कि संख्या बल में। मतलब जो होता ना, अभी हमने जो यहाँ पे बात करी थी, संख्या कौशल, जो कि परख की रिपोर्ट बोलती है कि हमारे देश में कम है ना? तो निपुण के तहत हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा यूथ है, जो शुरुआत के लेवल में होता है पढ़ाई के स्तर पर, रीडिंग कर सके, अंडरस्टैंड कर सके और संख्या कौशल उसके अंतर्गत हो, है ना? कौशल एकीकरण और रोजगार क्षमता, ये क्या है? शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमने 2020 में लेके आए नहीं, के अनुरूप बना रहा। मतलब जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, अभी भी 5 साल हो चुके हैं उस नीति को, परंतु प्रॉपर उस नीति के तहत जो उद्देश्य रखे गए थे, जो लक्ष्य हैं, उसके हिसाब से नहीं हो रही है। साथ-साथ में हम लोग राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा और अटल टिंकरिंग लैब, ये नीति आयोग ने शुरू किया हुआ है, को बढ़ावा देना। मतलब ये बोल रहा है कि शिक्षा प्लस उसको थोड़ा-थोड़ा व्यावसायिक कौशल भी देना और उसको रोजगार लायक बनाना, है ना? हमारी शिक्षा जो नीति है उसमें ये बात की गई है कि जो व्यावसायिक शिक्षा जो है भारत के विद्यार्थियों को दी जाएगी। तो आप उसका इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कीजिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य साथ-साथ में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क और अटल टिंकरिंग लैब, इन सबको एकीकृत करना ताकि और बेहतर कौशल प्रदान किया जा सके, है ना? स्वास्थ्य और पोषण में सहायता। देखिए पीएम पोषण एक योजना चलाई है भारत सरकार ने, 2018 के अराउंड इसको शुरू किया गया था, इसका बेसिक वाला पीएम पोषण। इसके साथ समन्वय मजबूत करना, क्योंकि अब हमारे जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स है, अगर वो स्वस्थ रहेंगे तभी वो क्या कर पाएंगे, बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। अब आप भी सोच लीजिए, अगर आप बीमार पड़ते रहेंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे? तो यही है कि स्वास्थ्य और पोषण सहायता सुनिश्चित की जाए। ऐसे मिड डे मील भी शुरू किया गया था, उसके तहत ही उसके रिप्लेस करके राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया गया था, ताकि हमारे जो स्कूल आने वाले छात्र हैं उनको एक बेसिक तरीके का आप पोषक तत्व प्रदान कर सकें। तो ये सुझाव है, बाकी इसको बारे में तो ध्यान रखिएगा। ये जनरली जो ह्यूमन रिसोर्सेज या ह्यूमन कैपिटल जो होता है, गवर्नेंस में आप इसको शामिल कर सकते हैं, सोसाइटी में शामिल कर सकते हैं, है ना? अब आपकी कोई ऐसे है, ऐसे में तो आप हर चीज़ शामिल कर सकते हो, ठीक है? अब हमारी 3 मेन न्यूज़ हो गई है, अब शॉर्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो पहली शॉर्ट न्यूज़ हमारी प्रगति प्लेटफ़ॉर्म। देखिए अब प्रधानमंत्री ने हाल ही में ये बोला कि जो प्रगति प्लेटफ़ॉर्म है उसको लागू करो। अब प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं कि प्रगति प्रगति प्लेटफ़ॉर्म लागू करो, तो पहले से लॉन्च तो हो चुका होगा। तो ये 2015 में ही लॉन्च हो चुका था। इसका पूरा नाम है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्लेटफ़ॉर्म, है ना? तो एक त्रिस्तरीय प्रणाली है। त्रिस्तरीय कैसे? सबसे ऊंचले स्तर पे होता है पीएमओ, फिर केंद्र सरकार के सचिव और मुख्य सचिव। मतलब देखिए प्रगति प्लेटफ़ॉर्म 2015 में इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि जो योजना है उनका क्रियान्वयन बेहतर हो सके, निगरानी एक तरह से रियल टाइम में हो सके। देखिए जैसे कि इसके उद्देश्य ये थे, 3 स्तर हो गए, पीएमओ और केंद्र सरकार के सचिव और फिर स्टेट के चीफ सेक्रेटरी, है ना? परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए इसको शुरू किया गया था। वास्तविक समय रियल टाइम में निगरानी के लिए तकनीक की सहायता लेना, उदाहरण के लिए ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रियल टाइम डेटा, ड्रोन फीड इत्यादि का लाभ उठाता है। मतलब इसमें सभी डाटा आता है। सहयोगात्मक दृष्टिकोण, विभिन्न सरकारी एजेंसियों की भागीदारी के माध्यम से
प्रशासनिक अलग-अलग कार्यों को समेकित करते हैं, यानी कि देखिए जनरली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम चलती है, तो केंद्र और राज्यों के बीच में बेहतर समन्वय हो सके, इसके लिए इसको जनरली शुरू किया गया था, है ना? ई पारदर्शिता और ई जवाबदेही, यानी कि प्रभावी शिकायत निवारण के साथ पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना। शिकायत निवारण भी हो सके लोगों का, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, और जो अधिकारी है उसकी जवाबदेहिता भी सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। तो देखिए हाल ही में क्या है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के सदस्य देशों का 11वां राज्य पक्षकारों का सम्मेलन, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होती है वो हुआ, और इसमें दोहा घोषणा पत्र 2025 को अपनाया गया, है ना? तो ये क्या है, ये अभिसमय, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये घोषणा पत्र जो है वो राज्यों से आह्वान करता है कि वे सीमा पार भ्रष्टाचार आदि में अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहयोग को मजबूत करने के लिए एआई सहित डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएं। एआई तो अब हर जगह आने लग गया ना, तो मतलब ये क्या है, जो सीमा पार भ्रष्टाचार हो रहा है उसके लिए लोग, कानून प्रवर्तन एजेंसियां जो हैं विभिन्न राज्यों की, वो क्या करे, एआई सहित डिजिटल प्रौद्योगिकी जो है उनका लाभ उठाए, है ना? मादक पदार्थों और अपराध संयुक्त राष्ट्र कार्यालय इस सम्मेलन सचिवालय के रूप में कार्य करते हैं। मतलब देखिए ये अभिसमय है भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, इसके सचिवालय के रूप में कौन कार्य करता है? मादक पदार्थ और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय जो है वो इसके एक तरह से सचिवालय दिखता है इसका, भ्रष्टाचार वाले। ठीक है, अब इस अभिसमय के बारे में बात करते हैं कि ये क्या है एक्चुअल में। तो देखिए कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी साधन है। 2003 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको अपनाया गया था और 2005 में ये लागू हुआ, है ना? उद्देश्य क्या है? देखिए नाम से जैसे पता लग रहा होगा आपको, कुछ खास वैसा नहीं है। भ्रष्टाचार को रोकना है, उससे निपटना है, सत्यनिष्ठता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है ना? और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुगम बनाना है, भ्रष्टाचार के माध्यम से प्राप्त संपत्तियों को वापस लेना है, मतलब कुर्की करना जिसको बोलते हैं ना, अगर किसी ने भ्रष्टाचार के माध्यम से कोई संपत्ति कमाई है तो उसको वापस लेना, कुर्क करना उसकी संपत्ति। सितंबर 2025 तक लगभग 140 देश जो है इसके हस्ताक्षर करता है और 192 कंट्री जो पक्षकार है। भारत है, भारत ऐसे सब मामलों में आगे रहता है, तो भारत इसका सिग्नेटरी है, भारत ने ये लागू किया हुआ है ना? वस्तु सेवा कर एवं अपीलीय अधिकरण क्या है ये? तो देखिए हाल ही में इसमें 83 नवनियुक्त सदस्य जो है उनको पीठ आवंटित की गई है। तो वस्तु सेवा कर एवं अपीलीय अधिकरण क्या है? देखिए सेंट्रल जीएसटी अधिनियम जो था 2017 का, उसकी धारा 109 के तहत इसको गठित किया गया था, और यह एक तरह से जो अपीलीय अधिकारी होते हैं या फिर पुनरीक्षण अधिकारी होते हैं, उनके जो आदेश होते हैं उनके विरुद्ध अपीलों को सुनता है। अपीलीय अधिकरण है, नाम देख लीजिए, तो उनके विरुद्ध अपीलों को सुनता है। साथ साथ में मुनाफाखोरी विरोधी मामलों की अपील भी देखता है, मतलब दो चीजें देखता है। अगर किसी अधिकारी ने कोई आदेश दिया है सेंट्रल जीएसटी के तहत, तो उसको एक तो अपील सुनेगा, अगर कोई मुनाफाखोरी विरोधी गतिविधियां कर रहा है तो उसके खिलाफ भी अपील सुनता है। ठीक है, संरचना क्या है? एक अध्यक्ष होते हैं जिसमें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय का वर्तमान या पूर्व मुख्य न्यायाधीश, मतलब अध्यक्ष कौन होंगे इसके? मतलब सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होगा, उच्चतम न्यायालय के जज हो सकता है, या फिर हाई कोर्ट का वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है वो, या फिर कोई पूर्व में रह चुका। 3 अन्य सदस्य होते हैं इसमें, जिसमें न्यायिक सदस्य होते हैं और तकनीकी सदस्य होते हैं और केंद्र राज्यों के दोनों होते हैं। तकनीकी सदस्य जो होते हैं और केंद्र राज्य दोनों के मिलकर होते हैं। पीठ क्या है? इसकी जो प्रधान पीठ है वो नई दिल्ली में है और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 31 राज्यों में इसकी पीठ है, मतलब राज्यों में भी संरचना है, और प्रधान पीठ जो है वो आपके कहाँ स्थित है? जैसे कि नई दिल्ली में, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की संरचना है, उस प्रकार से यह है। ठीक है, जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना। देश में जहाजों का निर्माण हो इसके लिए सरकार ने जल पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय जो है उसने जहाज निर्माण के 2 प्रमुख पहलों के लिए परिचालन संबंधी दिशा निर्देश जारी करे हैं। तो ये पहले क्या है? SBFS और जहाज निर्माण विकास योजना, SBDS। देख लेते हैं क्या है ना। जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना, नाम क्या लिखा हुआ है ये देखिए। वित्तीय सहायता योजना मतलब क्या होगा? पैसा दिया जाएगा इसमें, है ना? यह प्रत्येक जहाज के लिए, मतलब हर जहाज के लिए, किस श्रेणी का है, छोटा है, बड़ा है और बड़ा है, उसके आधार पर 15 से 25% तक वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान करती है। ठीक है,
इसके अलावा जहाज निर्माण संबंधी पहलों की समन्वित योजना और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक अलग राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन की स्थापना का प्रावधान भी कर दिया। मतलब जितने भी जहाज है उनको वो छोटा बड़ा या विशेष जहाज है उसके आधार पर 15 से 25% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ साथ में जहाज निर्माण संबंधी जितनी भी योजनाएं चल रही है उनको समन्वित करने के लिए एक राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन भी स्थापित किया। यह शिप ब्रेकिंग क्रेडिट की शुरुआत करती है। मतलब इसी योजना के तहत शिप ब्रेकिंग क्रेडिट भी है। इसके तहत क्या है, भारतीय यार्डों में, मतलब भारत में जहां पे जहाज खड़े होते हैं, स्क्रैप करने वाले जहाज मालिकों को स्क्रैप मूल्य का 40% क्रेडिट प्राप्त होगा, जो चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। मतलब ये बोला गया कि अगर कोई जहाज पुराना हो चुका है और वो भारत के जो यार्ड है जहां पर, वहां पर अगर स्क्रैप होता है तो जो जहाज मालिक को स्क्रैप मूल्य का 40% जो है वो क्रेडिट उसको प्राप्त हो जाएगा। जितना क्रेडिट प्राप्त होगा और फिर उसको एक तरह से इससे क्या होगा, देश में चक्रीय अर्थव्यवस्था उसको बढ़ावा मिलेगा। हो सकता है नए जहाज बढ़ाने के लिए जो रॉ मटेरियल होगा वो स्क्रैप किए हुए जहाजों से प्राप्त हो सकता है। ठीक है, अगला क्या है, जहाज निर्माण विकास योजना। अब ये दीर्घकालिक क्षमता और सामर्थ्य का निर्माण करना। अब ये विकास के लिए जहाज निर्माण विकास योजना, और वो क्या थी, वित्त पोषण के लिए। तो ग्रीनफील्ड जहाज निर्माण क्लस्टर के विकास। ग्रीनफील्ड जहाज निर्माण क्लस्टर क्या होता है कि एक जहां पर कुछ भी नहीं है वहां पर जहाज निर्माण संरचना है, पूरा क्लस्टर आप बना रहे हो कि जहाजों का निर्माण डिजाइनिंग कैसे होगी, हर चीज के लिए, है ना। मौजूदा ब्राउन फील्ड, मतलब जहां पे पहले से कुछ संरचना है और वहां पर अगर आप क्लस्टर बना रहे हो, के विस्तार। देखिए, नए तो बनाना, ग्रीनफील्ड नए बनाना, मौजूदा है तो उनके विस्तार करना और आधुनिकीकरण करना, तथा भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के तहत एक भारत जहाज प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना करने का प्रावधान करता है। जहाज निर्माण विकास कैसे हो सकता है, उसके लिए ग्रीनफील्ड परियोजनाएं डेवलप करना, ब्राउन फील्ड जो परियोजना है उनका विस्तार करना, आधुनिकीकरण करना, और भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय जो है उसके तहत एक जहाज प्रौद्योगिकी केंद्र जो है वो स्थापित किया जाए। ठीक है, ये जहाज निर्माण विकास योजना में। अब एक है मैगलेव, ये हाल ही में चाइना में हो, मैगलेव मैग्नेटिक लेविटेशन प्रौद्योगिकी। क्या है ये? देखिए, ये एक तरह से ट्रेन को हाई स्पीड तरीके से चलाने की टेक्नोलॉजी, पहले तो ये ध्यान रखिए। तो चीन ने हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन के साथ विश्व का रिकॉर्ड बनाया। इस ट्रेन को मात्र 2 सेकंड में 700 किलोमीटर की प्रति घंटा की गति हासिल हुई है ना। आप लोगों ने बचपन में कभी चुंबक यूज करी? चुंबक के सेम पोल क्या करते हैं, अगर दो पोल ऐसे आ गए, नॉर्थ पोल, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? नॉर्थ पोल अगर एक साथ आएंगे तो क्या होंगे, रिपल्शन होगा, है ना। सेम आ गया, एक साइड साउथ पोल एक साइड नॉर्थ पोल, है ना, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यानी कि विपरीत जो होगा वो अट्रैक्ट करेगा और अगर सेम होगा तो रिपेल करेगा, यानी कि विकर्षण होगा एक तरह से। उसी टेक्निक के आधार पर ये काम करता है। जो पटरियां होती है और ट्रेन के जो पहिए होते हैं उनके बीच में मैग्नेटिक जो फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड का चुंबकीय जो बल होता है, विद्युत चुंबकीय बल, उसके आधार पर ये टेक्निक काम करती है। और इसमें क्या होता है कि ये जो पटरी है इसे थोड़ा सा ऊपर रहता है ये पहिया, ताकि इसमें घर्षण कम से कम, अगर घर्षण कम से कम होगा तो क्या होगा, बहुत हाई स्पीड आप तुरंत पकड़ लेंगे। हमारी जो ट्रेनें हैं वो क्या पटरी पे चलती है मैक्सिमम, तो इसकी वजह से वो बहुत हाई स्पीड नहीं प्राप्त कर सकती। अगर हाई स्पीड बहुत ज्यादा भी प्राप्त कर लेगी तो फिर उस तरह की पटरी होनी चाहिए, उस तरह का वो होना चाहिए, संरचना पूरी होनी चाहिए, क्योंकि हाई स्पीड से बहुत ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ता है और फ्रिक्शन बढ़ेगा तो हो सकता है जलने की संभावना भी हो जाती है ना। तो ये जो है मैग्नेटिक लेविटेशन, चुंबकीय उत्तोलन क्या है, तो प्रौद्योगिकी के बारे में अगर बात करें तो सिद्धांत क्या है, ट्रेन को पटरी से कुछ ऊपर उठाने के लिए विद्युत चुंबकीय बलों का उपयोग करती है। इसके पहिए और ट्रेन के बीच में घर्षण जो है, फ्रिक्शन जो है वो समाप्त हो जाता है। प्रपल्शन क्या होता है, इसमें पारंपरिक इंजनों की बजाय नियंत्रित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से गति प्राप्त की जाती है। तो आपसे कोई पूछे कि मैग्नेटिक लेविटेशन किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है उसके सिद्धांत पर काम करता है। बाकी आप ज्यादा ध्यान मत रखिएगा, है ना। लाभ क्या है, ऊर्जा दक्षता, यांत्रिक घर्षण अगर कम हो जाएगा तो इससे ऊर्जा की हानि कम होती है और रख रखाव की आवश्यकता भी फिर कम पड़ेगी, है ना। सुचारू और शांत संचालन, भौतिक संपर्क न होने के कारण शोर शराबा नहीं होता। ट्रेन आपने देखी होगी जब चलती है तो बहुत ज्यादा शोर शराबा करती है, तो इससे कंपन और शोर शराबा भी नहीं होगा। एक तो ऊर्जा दक्ष होगा, साथ साथ में कंपन और शोर शराबा नहीं होगा। ठीक है, वागशीर, वागशीर हाल ही में भारत की जो प्रेसिडेंट है वो वागशीर में बैठ के उन्होंने समुद्र की यात्रा करी। तो वागशीर क्या है, ये लास्ट एक पनडुब्बी है,
भारत के P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट की, है ना, छठी और अंतिम है। कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है। अब कलवरी श्रेणी की जो पनडुब्बी है वो क्या है? एक तरह से पारंपरिक पनडुब्बियां हैं जो कि डीजल इलेक्ट्रिक इंजन का उपयोग करती है ना? और हमने इस श्रेणी के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट 75 इसके तहत 6 पनडुब्बियां बनाई हैं। उनका नाम है कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और छठवीं है वागशीर। ठीक है, 6 ये याद रखिएगा। निर्माण किसने किया? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में जो है उसने किया। और फ्रांस जो है उसने भारत के ये प्रोजेक्ट स्कॉर्पियन 65 है, उसने फ्रांस ने भारत की सहायता करी है ना, फ्रांस के नेवल ग्रुप के सहयोग से, है ना। इसका नाम सैंड फिश के नाम पर रखा गया है। यह हिंद महासागर में, अब जो सैंड फिश के नाम पर वाक्षी रखा गया है। अब सैंड फिश क्या है? जो बहुत गहरे समुद्र में चलता है। पनडुब्बी अब ऐसी होती है कि गहरे समुद्र में चल सकती है। तो प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट, है ना, फ्रांस के सहयोग से 6 कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागशीर। ठीक है। नरसापुरम लेस ये क्या है? प्रधानमंत्री ने नरसपुरम लेस शिल्प को महिलाओं को सशक्तिकरण और आर्थिक प्रगति के प्रतीक के रूप में रेखांकित किया। सबसे पहले तो यह ध्यान रखना कि ये शिल्प है। क्या है अब नरसपुरम लेस? आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के नरसपुरम और उसके आसपास के क्षेत्रों में यह शिल्प किया जाता है। 19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों के द्वारा स्थानीय महिलाओं को यह कला सिखाई गई थी। नरसपुरम लेस पूछे तो क्या है? शिल्प है जो कि कहां चलता है? आंध्र प्रदेश में। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तकनीक क्या है? इसे क्रोशे शिल्प के रूप में जाना जाता है। आप क्रोशे शिल्प का एक बार फोटो देखेंगे जाके गूगल करके, तो आपको पता लग जाएगा कि क्रोशे शिल्प क्या होता है ना। इसमें बेड स्प्रेड चादर, मतलब बेड पे जो बिछा रहते हैं चादर, बेडशीट, मोबाइल कवर आदि जैसे उत्पाद बनाने के लिए महीन सूती धागों और क्रोशे सुइयों, बड़ी बड़ी सुई होती है, उनका उपयोग किया जाता है। देखेंगे क्रोशे सुई तो आपको पता लग जाएगा तुरंत, है ना। पैटर्न क्या है? इसमें प्रकृति और पारंपरिक रूपांतरण से प्रेरित जटिल फ्लोरल पेंटिंग होती है। पेंटिंग क्या? फ्लोरल तरीके से बनाया जाता है। ज्यामिति ज्योमेट्रिक होती है या फिर पेंचले पैटर्न बनाया जाता है ना। अलग अलग पैटर्न होते हैं। एक बार आप देखेंगे फोटो तो बहुत इजीली पता लग जाएगा। उपलब्धि क्या है? इसको जीआई टैग भी मिल चुका है और एक जिला एक उत्पाद जो है उसको पुरस्कार भी मिल चुका है। मतलब गोदावरी जिले के अंतर्गत इसको एक जिला एक उत्पाद का पुरस्कार भी मिल चुका है। अब सशक्तिकरण की बात करें तो ये है कि इसमें 60% जो है वो महिलाएं काम करती है, यानी कि कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के लिए ये जो है ये बेहतर साबित हो रहा है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है? आंध्र प्रदेश ध्यान रखना है। ईसाई मिशनरियों ने सिखाया था। क्रोशे सुइयों का उपयोग देख लीजिएगा आप एक बार, क्या है पता लग जाएगा। जीआई टैग मिला हुआ है। एक जिला एक उत्पाद के तहत इसको क्या है आपका पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, आज आपकी न्यूज कम थी थोड़ी, 3 मेन न्यूज थी और 5-6 ये थी, तो आज इसको रैप अप करते हैं। तो उम्मीद है ये सेशन आपकी आने वाली एग्जाम की तैयारी के लिए लाभदायक होगा और ऐसे ही अन्य और सेशन देखने के लिए जुड़े रहिए विजन आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।